अगर आपको कोई डाउट हो आप उसी समय पूछ लिया करो, ठीक है। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स के बारे में, और काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, ये सब चीज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। मीन्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट होता है, फोर्स के द्वारा जो रिजल्ट होता है, सिर्फ रिजल्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, मीन्स डायनेमिक्स पार्ट ऑफ द फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और डायनेमिक्स में क्या पढ़ना होता है, डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट ये डिस्प्लेसमेंट को कॉज कौन कर रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसके कारण कोई बॉडी रेस्ट में है और कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, कॉज को पढ़ेंगे। और जब हम लोग कॉज की बात करते हैं तो क्या होता है, डायनेमिक्स आता है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। इज इट क्लियर? Can anyone tell me what the force will cause? What the force will cause? Force क्या कर सकता है? Can anyone tell me? Can anyone tell me what the force will cause? Displacement. Okay. श्लोक, आदित्य, अमन, ओके सर। उत्कर्ष, क्या बता सकते हो कि फोर्स क्या कर सकता है? Force can change the state of an object. What a force can do? Shape, yes. Force can change the state of an object. When I say state of an object, that means, for example, if an object is at rest, suppose this is the block and this block is at rest, and when a force will exert on this block, because of this force F, the block which is at rest may comes in motion. That means यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था वो क्या हुआ, फोर्स के कारण मोशन में आ गया, ठीक है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट धीरे से चल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी पीछे से, सपोज करो आदित्य आप धीरे से दौड़ रहे हो, ठीक है, श्लोक आपको पीछे से धक्का दे देगा, क्या होगा, योर स्पीड विल इंक्रीज, क्या होगा, आप एक्सेलरेट कर जाओगे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन अगर स्टेशन पे पहुंचती है तो ड्राइवर क्या करता है, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन के ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है, और बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक क्या होता है, ट्रेन डी एक्सेलरेट करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा उसको फोर्स क्या करेगा, मोशन में ला सकता है, जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, जो धीरे धीरे चल रहा उसको एक्सेलरेट कर देगा, जो फास्ट चल रहा उसको डी एक्सेलरेट कर देगा। तो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर आदित्य? Okay. Now, second is the force can do what it can do. Sulok have already given the answer that this force can change the shape of an object. Change
the shape of an object. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को शेप को चेंज कर देता फोर्स। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पत्थर से बनी हुई मूर्ति देखी हो? जी, श्लोक, अमन, उत्कर्ष, पत्थर से, स्टोन से बना हुआ मूर्ति देखे हो? आदित्य, बेटा बोलो कम यस से सर। कम, देखे हो ना? क्या वो इनिशियल में उस स्टोन का उसी टाइप का शेप होता है? नो सर। नहीं। तो क्या होता है, जो मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति बनाने का काम करता है, वो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करके जो इरेगुलर स्टोन होते हैं उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है। दैट मीन्स क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने से हम लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैलून, आप बैलून में एयर भरो, ठीक है, और भरने के बाद क्या करो, दोनों साइड से उसको कंप्रेस करो, तो क्या होगा, डज द शेप ऑफ द बैलून विल चेंज्ड और नॉट? चेंज सर। It will changed. So what can we say, why the shape of the balloon changed? बिकॉज ऑफ द फोर्स। Yes, because we exert a compressive force on the balloon, and because of this compressive force, what happens, the shape of the object will change. So what can we say, that force can change the state of an object as well as force can change the shape of an object. Is it clear? Is it clear? Please tell. Yes, sir. Yes. Shall I erase the screen? Shall I erase Yes, this? sir. Okay. Now tell me, we already seen that force can change the state of an object as well as force can change the shape of the object. Now force can be of two types. It may be push or it may be pull. Can anyone tell me what do you mean by push and pull? For example, this is the block, okay, and suppose Utkarsh is there, okay, and Utkarsh will apply a force F on this block, okay. Now tell me, is Utkarsh pushing this block or pulling this block? Pushing. Pushing. How can you say that this is the pushing force? Utkarsh is applying pushing force. How can you say? Suppose, Shlok, you are there and you are pulling this block. Is it okay? What type of force is this? What type of force is this? Is this Pulling, a pushing sir. force or pulling force? It is the pulling force and this is the pushing force. How can you differentiate these two forces? आपको कैसे पता चला कि जो उत्कर्ष जो फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर ये पुशिंग फोर्स है और जो श्लोक इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो पुलिंग फोर्स है? अमन कुमार, कैसे पता चला? Can anyone tell me? सर हाँ जी सर, क्योंकि जो पुशिंग फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है किसके सेम डायरेक्शन और में? जो बेटा किसके? आफरीन बेटा किसके डायरेक्शन में? सर जिस डायरेक्शन में हम पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी जा रहा है। मैंने तो बोला ही नहीं कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सर बेटा आफरीन, मैंने कभी बोला कि ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है? The
direction of movement will depend on the resultant force. जिधर रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. बट आई हैव नॉट told you that the block is moving left or right. Maybe Utkarsh is applying a force F on the block. The block is at rest. How can we say that this block is moving the direction of the force and the motion of the direction is in the same direction? That's why this is the pushing force. I never say that the block is in motion. Maybe it may be at rest or it may be in motion. Yes, can anyone tell me? आदित्य बेटा बोलोगे? अमन, उत्कर्ष, श्लोक, देखो ट्राई करो. गलत आंसर होगा तो क्या होगा? समझ में तो आएगी ना? बताओगे बेटा? What, sir? हाँ, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर पुशिंग या पुलिंग फोर्स फाइंड आउट करना है, सिंपली क्या करो, जो सोर्स है, सोर्स किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के ऊपर ये एफ फोर्स कौन लगा रहा है? हु इज अप्लाइंग दिस एफ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? Utkarsh. Utkarsh. So for this case Utkarsh is the source. Is it okay? हाँ sir. Okay. Now always remember one thing. If the direction of force is away from the source, then this type of force is called pushing force. Now tell me, Utkarsh is applying force F on this block B. Is it okay? Now tell me, what is the direction of the force F? Is this away from the source or towards the source? Away from him. सोर्स ये है और ये क्या करा, सोर्स से अबे फोर्स का डायरेक्शन है. जब किसी भी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, सोर्स से अबे हो, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पुशिंग फोर्स. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, No sir. sir, no doubts. इसको दूसरे वर्ड No, में sir. कैसे बोल सकते हैं? देखो अभी मैंने जो ये पुशिंग फोर्स को डिफाइन किया, तो हम लोगों ने रेफरेंस किसको माना? सोर्स को. ठीक है, अब ये बताओ, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा? ब्लॉक बी के ऊपर लग रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो पुशिंग फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? सोर्स से अबे होता है. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट. नाउ टेल मी, Shlok is applying a force F on this block, and for this case, for this second case, who is the source? Shlok. Shlok is the source. And tell me, what is the direction of this force? Towards Shlok. Towards the source, means towards the slope. And when, if the direction of force is towards
the source, then this type of force is called pulling force. Is this clear? Yes, sir. Anyone have any doubt in pulling force or No, pushing sir. force? No, sir. So any force can be pushing force or pulling force. If the direction of the force is towards the source, then that type of force is called the pulling force. And if the direction of the force is away from the source, then that type of the force is called pushing force. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now tell me, what do you mean by contact force and non-contact force? Sir, when we are touching the object to move it, it is contact Yes. force. And Yes, you are right. ulta is non-contact force. Be loud. You are right. Be loud. You can say. So when we are touching object to move it, it is known as contact force. Suppose this is the table. Okay. And on this table, there is a book. Okay. Now tell me, we are touching this book or table? No. But this table and book will apply a force. And that force may be Yes, sir. contact or non-contact force. So what is, देखो जो भी आप definition दे रहे हो ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए. आप क्या बोलो जिसको हम लोग टच करेंगे, फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने के लिए हमको टच करना पड़ता है. एयर भी फोर्स लगाती है हमारे ऊपर. दैट इज द ड्रैग फोर्स. नाम सुने हो? हाँ सर. Yes, sir. तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? देखो, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो and the force is created because of this contact, that force is called the contact force. अगर उस ब्लॉक को वहां से कांटेक्ट को रिमूव कर दो, अगर कांटेक्ट को छोड़ा दो, वो फोर्स क्या होगा? खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं, सपोज करो ये टेबल के ऊपर ये बुक जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और एक फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में. व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? अमन, what is friction force? Aman, are you there? Yes. Then tell me what is friction force? बेटा जानते हो? No, sir. नहीं जानते हो. आदित्य, Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सर जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है उस टाइम जो फोर्स होता है उससे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. एक चीज जानते हो, सिर्फ कांटेक्ट में आने से सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होता है. Against it, sir. यस, सुलोक बोलो. हाँ सुलोक बोलो बेटा. So Mela, force against it. अगेंस्ट So the force opposite of the motion of the object. Yes, simply we can say that the force that is resisting the motion, that force is called the friction force. Is it okay? And what I say, this force is because of some force, this block is moving in this direction, and this book is in contact with the table. So there is a force that is opposite of the motion, and this force is called the friction force. Okay,
Can tell me, Afrin, what is the primary condition for the creation of the friction force? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए. What I ask you, what is the primary condition for the existence of the friction force? इस फ्रिक्शन फोर्स के होने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना चाहिए. अगर आप इस ब्लॉक को ऊपर कर दो और इस टेबल को नीचे कर दो, अगर इस ब्लॉक और टेबल के बीच में कांटेक्ट ना हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा? नो सर. नहीं होगा. No, sir. तो कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है? जब तक दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट रहेगा तब तक वो फोर्स एक्सर्ट करेगा. अगर कांटेक्ट खत्म होता है तो फोर्स भी खत्म हो जाती है. इज इट ओके? Yes, sir. That type of force is simply called contact force. And tell me, Shlok, why the friction is caused? Why the friction force resists the motion of an object, or why the friction force is caused? Tell me. सर दोनों ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट की वजह से. कांटेक्ट, लेकिन कांटेक्ट के कारण क्यों होती है? देखो, आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स इज कॉज बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग. हम लोग सब क्या जानते हैं कि जो सरफेस जैसा दिखता है वो रियलिटी में वैसा सरफेस नहीं होता है. जो सरफेस एकदम स्मूथ और प्लेन दिखता है, क्या वो रियल में स्मूथ और प्लेन होता है? No, sir. नहीं होता है. इसलिए देखते हो घर पे लोग बोलते भी हैं, जो आदमी जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है. अंदर से कोई अजीब सा होता है और बाहर से दिखता कुछ और है. ये ह्यूमन के भी नेचर होती है ना बेटा? Yes, sir. इसलिए हमको ह्यूमन से भी सतर्क रहना पड़ता है. तो फ्रिक्शन फोर्स देखो, जब किसी भी सरफेस को आप देखते हो वो उतना स्मूथ या प्लेन नहीं दिखता. फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन देख रहे हो, Yes, sir. ये एकदम प्लेन दिख रहा है. Yes, sir. 1 minute बस, 1 minute I will. हेलो, हाँ बोलिए. नहीं बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास में. ओके, देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ ये देखो, जब इस सरफेस को, ये सरफेस देख रहे हो ना, इस सरफेस को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक इस टाइप की इरेगुलरिटी दिखेगा, ट्रफ एंड क्रस्ट दिखेगा. इज इट ओके? Yes, sir. अब दोनों सरफेस में क्या होंगे? ट्रफ एंड क्रस्ट होंगे. और जब दोनों सरफेस में ट्रफ एंड क्रस्ट होंगे तो क्या होगा? जो एक सरफेस का क्रस्ट होगा दूसरे सरफेस के ट्रफ के साथ जाके क्या करेगा? वो इंटरलॉक कर जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग क्या होगा? इट विल रेजिस्ट द मोशन. इज इट ओके? एंड because it resists the motion, so its direction is opposite of the motion, and this type of force is called the friction force. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Anyone have any doubt? So friction force is an example of No, sir. contact force. Can anyone tell me what is muscular force? Muscular force is a contact force or non-contact force? Contact force. Contact Sir, force. contact force. Yes. Now, can anyone tell me what is non-contact force? Can anyone tell me what is non-contact force? Or can anyone give Sir, me where there is no contact. Yes, for the existence of the force,
there is no this sorry, for the existence of the force, the contact is not necessary. That type of force is called non-contact force. Can anyone give me the example of the non-contact force? Sir, magnetic force on electric current. Yes, magnetic force. For example, we will take a nail, iron nail, and here is a magnet. When we go close to this iron nail, what we will see that when this magnet will comes in the magnetic field of this magnet, then what happen? This magnet will attract towards the magnet, or not, it will attract towards the magnet. Okay, so for the existence of the magnetic force, the contact is not necessary. Similarly, electrostatic force, for example, what you will do, क्या करो, छोटे छोटे पीस ऑफ कागज देखते हो ना, पीस का छोटा छोटा कागज का टुकड़ा बना लो, ठीक है, और पेंसिल का जो बैक पोर्शन होता है उसको अपने बाल में इस तरह से रब करो. आफ्टर सम टाइम क्या करो, रब करने के बाद उस पेंसिल के बैक पोर्शन को क्या करो, पेपर में टच करो. क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ सर. करते हैं ना? यस सर. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या हुआ, जब हम इस पेंसिल को रब कर रहे थे तो ये क्या हुआ, मेरा पेंसिल चार्ज हो गया. ठीक है, जब कोई पेंसिल चार्ज होता था, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है. इज दिस क्लियर? यस सर. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका एग्जांपल है? इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. For magnetic force or for electrostatic force, there is, for the existence of the force, there is no requirement of contact. Is this clear? Yes, sir. Aman Singh, Yes, समझ में आ sir. रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, अमन, sir. आदित्य, उत्कर्ष, श्लोक, आफरीन, यस सर. क्लियर. सबको Yes, sir. समझ में आ रही है? यस सर. देखो बेटा, Yes, sir. अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसी समय पूछ लेना चाहिए. ठीक है कि नहीं? देखो, ये समझाने का काम किसका? मेरा है. अगर आप अभी पूछोगे नहीं और मैनेजमेंट को बोलोगे कि समझ में नहीं आता है, फिर लॉस तो आपका है ना. एम आई राइट? यस सर. इसलिए उसी इंस्टेंट में पूछ लो. मैं हमेशा बोलता हूं, आप जितना बार पूछोगे मैं उतना बार आपको बताऊंगा. मैं कभी अब तक मैं कभी बोला हूं कि मैं नहीं बताऊंगा? कभी बोला हूं? No, sir. No, नहीं बोला हूं sir. ना. तो आप पूछो, जो भी प्रॉब्लम है पूछो. देखो, अगर तुम डाउट को पूछोगे नहीं ना, तो एक समय क्या होगा, यही डाउट जो है आपका एक बट वृक्ष बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाउट हो जाएगा, और आप क्या होगे, सब्जेक्ट में वीक होते चले जाओगे. इसलिए जब भी कोई भी डाउट हो उसी इंस्टेंट पूछो. शर्म नहीं आनी चाहिए डाउट पूछने में. ठीक है, आप यहाँ पढ़ने आते हो ना. देखो, अगर आप लोग को कुछ सीखना है इसलिए तो आप यहाँ पे आए हो. अगर आपको सब कुछ आता तो क्या आप यहाँ पे आते हैं? नहीं आते ना. तो इसलिए जब सब कोई जो भी यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, ऑटोमेटिक उसको कुछ न कुछ नहीं आता है. एम आई राइट? और जब कुछ न कुछ नहीं आता तो फिर शर्म क्यों करते हैं? पूछ लेना चाहिए. इज इट ओके? ओके सर. Okay, sir. चलो, पता चल गया फोर्स और नॉन क्या होते हैं? पता चल गया? अब हाँ सर. अब बताओ, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स. Sir, external force मतलब बाहर surface पे जो force हम लोग apply कर रहे हैं. यस, सिंपली क्या करो, जो फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाइड हो. किस पे अप्लाइड हो?
सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाइड हो। इज दिस क्लियर? और मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी बता दिया हूं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। तो जो फोर्स कहाँ अप्लाइड हो? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड हो, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। इज इट ओके? फॉर Okay, एग्जाम्पल, sir. this is the block, and we all know that in the world all the substance is made from matters, that means made from the particles. Okay, these are the particles, and the collection of these particles made this block. And if the force F is applied on this force, means this force F will apply on the system of the particles from which this block is made up of. This force is called the external force. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now tell me, what is internal force? Can anyone tell me? The force applied on a single particle. Yes, the force applied on a single particle or between two particles, that force is called the internal force. For example, suppose this is the solid body, and this is the particle A and this is the particle B. And we all know that the solids have fixed shape and size, fixed volume. Why? Because these two particles are attracted or bound by a force, and the name of that force is Van der Waals force. And this Van der Waals force exists between these two particles. So the Van der Waals force is an internal force. Is it okay? Sir, repeat one more time. Sir, repeat. देखो, ये जो सॉलिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे। और सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो एक चीज बताओ, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, सॉलिड, Yes, sir. लिक्विड एंड गैस। आउट ऑफ दिस 3 स्टेट, which state of the matter can be compressed? Gas. Gas. Why? Why only gas can be compressed? Free space between particles. Free space between the particle is very big as compared to solid and liquid in the case of gas. So we can compress the gas. And why this free space between the particle of the gas is very big? Because of weak intermolecular force. Yes, sir. And what is intermolecular force? Internal force. This is the internal force. Similarly, a solid object, its shape is, the particle is closely packed. Why the particle of the solid object is closely packed? Strong intermolecular. Yes, a forces. strong intermolecular force. Means suppose this is the particle A and this is B. Okay, the A will exert a force of attraction on particle B. Similarly, B will exert a force of attraction on particle A. And because of this strong intermolecular force, the solid is closely packed. And this intermolecular force in the case of solid is called Van der Waals force. Van der Waals is the name of the scientist. The intermolecular force in the solid object is called Van der Waals force. Is it clear? Yes, sir. And Van der Waals force is an example of internal force. Anyone have any doubt? No, No, sir. sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Now tell me,
What is the SI unit of force? Newton. Newton. Newton is the SI unit of force. Okay? Is this clear? Yes, sir. और न्यूटन को कोई दूसरे वे में क्या कैसे लिख सकते हैं? Sir, dyne. डाइन डाइन तो वो बिगर यूनिट हो गया बेटा. देखो जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को पढ़ेंगे आगे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है? F is equal to MA. ma, means mass into acceleration. What is the unit of mass? kg meter per second square. kg, mass का kg होता है. and what is the unit of acceleration? Meter per second square. per second square. This term is nothing but called to be Newton. Is it clear? Yes, sir. Now Yes, tell me, sir. now tell me one thing. Force is a scalar quantity or it is a vector quantity? Scalar quantity. Yes, it is a scalar quantity. Aman Singh, tell me what is a scalar quantity? What is difference between a scalar and vector quantity? Aman Singh. सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. किसमें? सर स्केलर में मैग्नीट्यूड रहता है खाली. हाँ देखो स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है? स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, अब हम लोग 11 में चल गए हैं. इस डिफिनेशन को वहीं पे क्लास 9 में छोड़ देते हैं और नया डिफिनेशन क्या याद रखेंगे कि स्केलर फॉलो द सिंपल लॉ ऑफ एडिशन. इज इट ओके? एंड द वेक्टर विल फॉलो द स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन. When I say special law of addition, that means triangle law, parallelogram law. Is this clear? Always remember that force is a vector quantity. Is it okay? Means force have magnitude as well as direction. Because this force is a vector quantity, that means force will follow the special law of addition. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes. So always remember that force is a vector quantity because it follows the special law of addition. ठीक है? ठीक है. Yes, sir. Okay. Shall I raise it? Yes, sir. Okay. Now we will study about the gravitational force. Can anyone tell me what is gravitational force? So gravity acting on an object. Gravity. Then what is weight? First tell me, weight is a force or not? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, weight is also a force. श्लोक, Yes, sir. न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है बेटा? सॉरी, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? श्लोक, F is equal to MA.
ma वेट बराबर क्या होता है? Yes, sir. mm सेम है और ये g क्या है? एक्सेलरेशन है, बट ये g कैसा एक्सेलरेशन है? exerted by the earth, acceleration due to gravity. Is this clear? So weight Yes. is also a force. So what you said, that the earth attract an object with a force, that force is nothing but a weight. That is not the gravitational force. Now, can anyone tell me what is gravitational force? Sir, force is acting between two particles. Yes, between the two particles that have a mass. ठीक है, तो ये फोर्स क्या होता है? सिंपली देखो, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है। सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ सेम मैग्नीट्यूड से, और इस फोर्स का मान लो ये क्या है? 1 है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इज इट क्लियर? अब इस फोर्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दिस इज इक्वल टू, जो ये फोर्स होगा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मास, और प्रोडक्ट ऑफ मास क्या होगा? m1 इंटू m2। और ये जो फोर्स है F12 या माइनस F21, ये क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके साथ? मानो ये डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में r, ठीक है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इज दिस क्लियर? सर रिपीट। देखो मैंने क्या बोला, सपोज करो m1 m2 दो पार्टिकल हैं, और मान लो ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है। पार्टिकल A का मास है m1, पार्टिकल B का मास है m2, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो पार्टिकल A है वो B को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, एट द सेम टाइम जो पार्टिकल B है वो पार्टिकल A को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा ऑलवेज। ठीक है, और इस जो फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास से, इस m1 और m2 जो मास है इसके प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस का। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीज कर जाए तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मास डिक्रीज कर जाए, ये फोर्स क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर जाए तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे कोई डाउट? हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर बोलो श्लोक। Sir, m1 m2 is directly proportional to what? Force, the magnitude of this gravitational force, this force, the magnitude of this attractive force. सर उसके बाजू में जो रिलेशन है। कौन ये? हाँ सर। देखो बेटा मैंने क्या बोला, देखो फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मानो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? निगेटिव होंगे ना। हाँ यस सर। है कि नहीं? अंडरस्टूड।
इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। इज दिस क्लियर? सर मतलब Yes, M1 yes. M2 दोनों के साथ प्रोपोर्शनल है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या मैंने बोला, जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना, वही इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और जो ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पार्टिकल्स। अब देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, चलो इसको माइनस हटा दो, इसको भी भूल जाओ, अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, सिंपल रखो Fg। अब समझ में आया? आप Yes, समझ, sir. यस सर। क्या मैं इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये लिख सकता हूं? Yes, sir. अब देखो, हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। इज इट ओके? और ये कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल जी होता है। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो कैपिटल जी है, इसका वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। इज इट ओके? यस सर। ऑलवेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होगा? G m1 m2 by r square, where m1 and m2 is the mass of the two particles or two objects, and r is nothing but the distance between these two objects, and G is called the gravitational constant. Is it okay? And its value is Yes, sir. equal to 6.67 into 10⁻11. Can anyone tell me what is the unit of this gravitational constant? Is this a unitless quantity, or it have some units? Can anyone tell me What sir? what is the unit of this gravitational constant? Is this unitless, or it has some units? Sir, it has some unit. Then what that unit is? Utkarsh Kumar, please tell me, unit क्या होगा? बताओगे या मैं खुद बता दूं? Sir, don't know. ओके, को यहाँ पे Fg ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहां से बताओ G को मैं क्या लिख सकता हूं? G को लिख सकता हूं Fg इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। एनीवन हैव एनी डाउट? अमन सिंह, कोई डाउट है? No, sir. नहीं। बताओगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस Yes. का स्क्वायर है। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस मास का यूनिट क्या होगा? kg square. इस मास का यूनिट क्या होगा? नीचे में क्या हो जाएगा? kg केजी स्क्वायर। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इज इट ओके? Okay, sir. हमेशा याद रखना कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एनीवन हैव एनी डाउट? No sir. अब देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स है, यस।
क्योंकि मैंने शुरू में क्या बताया, ए ऑब्जेक्ट बी को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और बी ऑब्जेक्ट ए को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। इज इट ओके? ओके सर। ओके, ठीक है। अब ये बताओ, ये कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? Sir, non-contact force. नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मानो नॉन कांटेक्ट होता तो डिस्टेंस क्या होता, जीरो होता। हाँ सर। अगर हम ये बताओ 2/0 ये क्या होता है? सर नॉट डिफाइंड। Not defined. नॉट डिफाइंड। तो क्या ये फोर्स डिफाइन होता? No, sir. नहीं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट और अट्रैक्टिव फोर्स है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब किसी के मन में एक डाउट आ रहा है, आप लोग का फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हाँ जी, आप लोग का फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई नहीं बोलेगा सर। क्यों? Sir, Riya Chakravarti. अभी बेचारी बहुत फंसी हुई है, ठीक है, अभी उसका समर्थन मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। देखो, सपोज करो कैटरीना कैफ। इज इट ओके? ओके उत्कर्ष? Okay, sir. सपोज करो कैटरीना कैफ यहां पे है। उत्कर्ष, सपोज करो आप यहां पे हो और आपके और कैटरीना कैफ के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 20 मीटर है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। यस sir. सर। ओके। अब मैंने क्या बोला था, कैटरीना कैफ का मास होगा कि नहीं होगा? M2। कैटरीना कैफ Okay, के sir. पास मास होगा और उस मास को मान लेते हैं एम के। उत्कर्ष, आपके पास मास है, Yes, sir. एम यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी क्या बताया, अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास हो और उसके बीच में डिस्टेंस हो तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव Gravitational फोर्स। force. अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब उत्कर्ष कैटरीना कैफ को अपने और अट्रैक्ट करेगा, एट द सेम टाइम कैटरीना कैफ क्या करेगी, उत्कर्ष को अपने और अट्रैक्ट करेगी। साइंस तो यही बोलता है। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो होना क्या चाहिए था, दोनों के अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे से जाके चिपक जाता। यस सर। क्या ऐसा होता है? नो सर। नो अगर सर। ऐसा होता, क्या होता, क्लास में मानो आदित्य अमन साथ में बैठे हुए, दोनों एक दूसरे से जाके चिपक जाता। नहीं, हाँ रोड पे सर। चल रहे हो, भीड़ है, सब एक दूसरे से चिपक जाते। लेकिन मैं, इसका मतलब मैंने जो पढ़ाया क्या वो गलत है? अगर दो पार्टिकल के पास मास होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रियल में क्या हम ये देख पा रहे हैं? नो सर। नहीं। इसका मतलब क्या होता, उत्कर्ष कैटरीना कैफ के पास जाके चिपक जाता और कैटरीना कैफ अगर इसको, उसका जो बाउंसर है उसको पकड़ के बाहर करता, ये क्या बोलता, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये फिजिक्स से हो रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर।
लेकिन ये रियलिटी से दूर है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब मैंने जो पढ़ाया वो गलत पढ़ाया? नो सर। No, sir. तो फिर ये रियलिटी में होता क्यों नहीं है? सर बिकॉज Sir, इट it इज is अ वीक almost फोर्स। negligible force. नेग्लिजिबल फोर्स क्यों होता है? व्हाई? सपोज करो ये सन है और इसके ऑर्बिट में मान लो ये अर्थ रोटेट कर रहा है। अब ये सन क्या करेगा, इस अर्थ को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, एट द सेम टाइम सन क्या करेगा, अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या यहां पे ये फोर्स नेग्लिजिबल होता है? और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अर्थ क्या रोटेशन में है। इज इट ओके? Sir, Yes, sir. यस, what is this negligible? वही व्हाट आई एम आस्किंग यू। जब हम लोग प्लेनेट की बात करते हैं, समझ रहे हो ना, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई भी चीज रोटेट करता है, ये मानो रोटेट कर रहा है, जब उसको छोड़ोगे तो क्या होता है? टेंजेंशियली भागता है। क्या होता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है, किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ sir. Yes, sir. देखते हो ना, कभी घर में देखो दूध से जब क्रीम निकालते हुए प्रोसेस को देखे हो? Yes sir. Yes, sir. ये बताओ, जब ये अर्थ और सन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन जब ये उत्कर्ष और कैटरीना कैफ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ये कैसा नाइंसाफी है? अगर ये दोनों उस समय अट्रैक्ट करता तो उत्कर्ष बहुत खुश हो जाता, है कि नहीं? उत्कर्ष समझ में आ रहा है कि नहीं बात? Yes, sir. Yes sir. लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट क्या एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है? सर अगर MK के चारों तरफ घूमो, क्या चीज? सन और Sir, अर्थ mass की का- तरह। अच्छा, उत्कर्ष बोला उत्कर्ष के चारों ओर कैटरीना कैफ घूमे, यही बोल रहे हो ना? Sir, masses बहुत कम है. यस, उत्कर्ष इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास इज वेरी स्मॉल, and what I say that the gravitational force depend on the product of the mass, that is mass of Utkarsh and mass of Katrina Kaif, and the product of this mass is very small. Because the product of this mass is very small, this force, gravitational force between the Utkarsh and the Katrina Kaif is just as negligible, can be neglected, because some other force like the air that will exert the force that is greater than that of this gravitational force between Utkarsh and Katrina Kaif. But in the case of sun and the earth, or earth and the moon, or other planets, for the planetary motion there is the existence of the gravitational force, because the product of mass for the case of planetary motion for the planets or the suns is much more greater. Is it clear? समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्ट मास क्या है? बहुत कम है। समझ में आया? सपोज करो यहाँ पे उत्कर्ष का मास कितना है? मान लेते हैं 20 kg है। Sir, बहुत कम है.
बेटा बहुत हो जाएगा, वेट बराबर क्या होता है mg, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10, 300 न्यूटन, सॉरी 200 न्यूटन हो जाएगा। सर बहुत कम है। ठीक है, मान लो ये 20 है और मान लो ये 10 है, चलो 50 मान लेते हैं अब, ठीक है, और मान लो, नो सर बस ठीक है। ठीक है, कैटरीना का मान लेते हैं, ये लोग स्लिम होती है, मान लेते हैं इसका 40 है, इज इट ओके? और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50 इंटू 40 अपॉन 20 स्क्वायर होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू 20। ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स सर 3.1 3.1 इंटू 10⁻12 होगा, होगा? यस सर। हाँ जी बोलो सब। आफरीन यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये देखो, इस चीज को देख रहे हो, हाँ ये क्या है 10⁻⁻12 है, मतलब नैनोमीटर से भी बहुत छोटा। हम लोग माइक्रोमीटर किसको बोलते हैं 10⁻⁻6 को। कितना ये छोटा होगा? हाँ जी, यस सर। ये फोर्स बहुत छोटा आया, हाँ यस सर। यस सर। लेकिन जब हम लोग सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये क्वांटिटी बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सन एंड अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, नो नो सर। सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल गया? हाँ, यस सर। शैल आई रेज इट? तो अगर आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सर मास। हाँ सर मास। सिर्फ मास कहने से बेटा नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास। क्या कहना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास। क्या कहना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास। यस। और किस पे डिपेंड करता है? हाँ, और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। दिस स्क्वायर ऑफ distance between them. Is it clear? And Yes, what sir. is the value of gravitational force? 6.67 into 10⁻11. And what is its units? Newton meter square per kg square. Is this clear? What is the nature of this gravitational force? It is attractive force. ओके और क्या हो सकता है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, और ध्यान देना जब प्रोडक्ट ऑफ मास स्मॉल होगा तब ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। लेकिन फॉर प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, इस फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बिग होता है, इसलिए जब भी हम लोग प्लैनेट के मोशन को पढ़ते हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं। समझ में आया?
Yes, sir. व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना पड़े, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये मैं गूगल से मैं देख के बता सकता हूँ, याद नहीं है मुझे। मास ऑफ अर्थ इन केजी, मास ऑफ जो अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ 5.972 इंटू 10⁻24 kg है। इज इट ओके? Sir, Okay, how sir. can we calculate this मास mass of Earth? मास ऑफ, देखो अर्थ जो है, क्या किया गया, अर्थ के डेंसिटी को कैलकुलेट किया। डेंसिटी जानते हो? डू यू नो अबाउट द डेंसिटी? Yes, sir. क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब अर्थ के डेंसिटी को कैलकुलेट किया गया और वॉल्यूम, अर्थ के रेडियस और डायमीटर निकाल के वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया और यहां से अर्थ का मास कैलकुलेट किया गया। और अर्थ का मास कितना है? 5.967 इंटू 10⁻24 kg। इज इट ओके? Okay, sir. Okay, sir. याद रखना ये सब वैल्यू, ठीक है? मास ऑफ अर्थ इज 5 अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 24 आ गया ना, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, 10⁻−11 को कंपनसेट कर देगा। हाँ, Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा, सन का भी वैल्यू आएगा, सन का भी मास अर्थ से और ज्यादा होगा। Yes, Yes, sir. sir. इसलिए सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन हमारे और आपके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर नहीं किया जाता, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Shall I erase it? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now tell me, weight, weight क्या होता है? Force. सिंपल देखो, ये अर्थ है ना, और यहाँ पे क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर और अपने सेंटर की ओर, और अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब वेट बराबर क्या होता है, एम, मास किसका, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनटू ग्रेविटी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब ये बताओ, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होंगे, एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, So 9.8. कैपिटल जी इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये आर ई क्या है, Radius of Earth. रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब क्या, यहां से यहां रेडियस प्लस ये हाइट, दोनों को जोड़ दो, क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। देखो एक चीज गौर करो, हम लोग ये सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है ना, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है वहां पर कॉन्सेंट्रेट किया होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, The stomach. सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेट किया हो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, अब मानो ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका बीच जहां पे सेंटर होगा वही होगा इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये क्या है, सब बगल से सिमेट्री है इसका।
Yes, sir. जैसे ह्यूमन का सेंटर ऑफ मास क्या, नाभि जानते हो? Yes, sir. नाभि क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, वहां पे एक्सर्ट करता है। इसलिए हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं किसके बीच में लेते हैं? सेंटर ऑफ मास के बीच में। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. तो सिंपल हम लोग ये Yes, सेंटर ऑफ sir. मास। हाँ बेटा, कोई कुछ बोला? आफरीन? नो सर, कुछ भी नहीं। ओके, सिंपली हम इसको डिस्टेंस ही लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखना कि ये डिस्टेंस क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास और इस अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेट का और ग्रेविटेशनल फोर्स का? तो हम लोग क्या करेंगे, ma इंटू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू ma इंटू me अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इट इज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यहां से ma कट जाएगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। Yes, sir. और ये कैपिटल जी का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ अभी तुरंत देखा था क्या था, 5.67 इंटू 10⁻24 केजी। इज दी ओके? Yes, sir. अब ये डिस्टेंस पता होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऊपर ना होके ऑन द सरफेस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। Yes, sir. और अर्थ का रेडियस क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर, ठीक है? इज दिस ओके? इसको सबसे पहले क्या करो, किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 6371 इंटू 10⁻3 मीटर होगा। Yes, sir. अब इसका स्क्वायर करो 6371 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर, और इसको इस सब को सॉल्व करो, कितना आता है जी का वैल्यू? 9.8 approx. यस, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इज इट ओके? Yes, sir. किसी कोई डाउट? तो ये जो 9.81 आया है ये कहां पे आया है? Sir, सरफेस on के the ऊपर। surface. हमेशा याद रखना कि वेट बराबर क्या होता है, mg। मास कांस्टेंट होता है या चेंज करता है? Sir, constant. कांस्टेंट होता है। स्लोप, Yes, तो sir. तुम्हारा मास अर्थ के ऊपर 50 kg है, तो मून के ऊपर तुम्हारा मास क्या होगा? 50 kg. 50 kg। इट विल नॉट चेंज। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। Is हर जगह acceleration नहीं है due to sir. gravity constant? No, it will change. Is it okay? And Yes, Yes, sir. sir. it will maximum, ये वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगा? ऑन द सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस से ऊपर जाओ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। अगर सरफेस के नीचे जाओ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। इज इट ओके? Yes, sir.
कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमेशा याद Yes, रखना sir. वेट, अगर मानो तुम्हारा वेट का यूनिट क्या होगा, कोई बता सकते हो? सर किसका? वेट का Repeat यूनिट the क्या होगा? question. वेट का यूनिट सर केजी, केजी केजी स्क्वायर। Sir, Newton kg. बेटा वेट क्या है? वेट फोर्स है या नहीं? Yes, sir. फोर्स का यूनिट क्या होता है? Newton. तो वेट का यूनिट क्या होगा? बोलो। Newton. न्यूटन। या यहां से निकाल लो, केजी मास का क्या होता है? केजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी टर्म को हम लोग क्या बोले थे? न्यूटन बोले थे। यूनिट ऑफ मास इज केजी but unit of weight is Newton because weight is a type of force. Is it okay? Okay, sir. अगर मान लो श्लोक का अर्थ के ऊपर जो वेट है मान लेते हैं 10 न्यूटन है, तो मून के ऊपर क्या होगा इसका वेट श्लोक का? Sir, 1/6 Sir, two. of 10. डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज या इंक्रीज करेगा? इट विल डिक्रीज। इज इट ओके? यस क्यों? सर। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू मून पे क्या होता है? अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। तो हमेशा याद रखना अर्थ पे जितना वेट होगा मून पे क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। इज इट ओके? Okay, sir. ओके। अब देखो ये मान लो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू क्या होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मानो आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस से h हाइट पे है, अगर इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे? जो इस सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा हम लोग उसको जी डैश से जी प्राइम से डिनोट करते हैं, और जी प्राइम क्या होगा? जी इंटू 1 माइनस एच मीन्स दिस हाइट अपॉन आर ई रेड पावर -2। इज दिस क्लियर? सर व्हाट इज जी प्राइम? G prime is repeat. the acceleration due to gravity on this point. Means acceleration due to gravity above the surface of the earth, that is above the surface, that is above h, above at a distance of h meter या h किलोमीटर। जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? जो सरफेस पे होगा इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई रेड पावर -2, where RE is the radius of the earth. Is this clear? Yes, यस sir. सर। अब देखो इसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं और हायर टर्म को रिमूव करते हैं, तो G प्राइम क्या हो जाता है? G प्राइम इज इक्वल टू G इंटू 1, सर यस Sir. 1, रिपीट कीजिए ना। क्या चीज? ये Gravity. पूरा रिपीट करूं? हाँ ये चलो वाला। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमने क्या देखा था? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग इस सरफेस से h मीटर के डिस्टेंस पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? ये एक रिलेशन को यूज करते हैं। ये रिलेशन क्या है? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इक्वल टू जो ये सरफेस पे ग्रेविटी है ना g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई रेज पावर -2, जहां h क्या? ये हाइट है, आर ई क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ है।
अब इस टर्म का हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे जब ऑनर्स करोगे ना या इंजीनियरिंग करोगे, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। जब हम लोग इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और जो हायर टर्म है उसको रिमूव करेंगे तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई में। इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब देखो ये टर्म 1 से छोटा होगा, ये होल टर्म 1 से छोटा होगा, नहीं समझ में आया? No, sir. हमको ये बताओ 9.81 या 10 में है, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10। 10. 10। 10 में 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस 10 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा? सर छोटा छोटा होगा। होगा सर। 9.99 होगा। अब एक चीज बताओ, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई है, अगर हम लोग 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होल जो है 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? समझ में आया? सर छोटा होगा। तो ऑटोमेटिक छोटा होगा ना। सपोज करो अगर हम 1 में से माइनस कर दे 0.001, क्या ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? छोटा होगा सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसका Yes, sir. मतलब क्या यस हुआ सर। कि ये जो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई है, ये जो टर्म देख रहे हो, ये 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 होगा? हाँ? यस सर। यस अब यहाँ Yes, पे sir. देखो, जब हम लोग ये g को मान लो 10 और 10 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से छोटा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये जो होल बन के आएगा ये इस g से छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं समझ में आया? नो सर। मैं देखो यहाँ पे देखो, मानो ये g का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, और मैंने क्या देखा, ये जो टर्म है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये 1 से छोटा होगा Yes, sir. और ये क्या 1 से छोटे मान लेते हैं, ये हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये जो रिजल्ट है ये 10 से छोटा या बड़ा है? 10 से small है। सर छोटा है। मतलब कि ये पूरे टर्म है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये पूरा टर्म क्या होगा, इस g से छोटा होगा? यस सर। मतलब क्या g डैश इज स्मॉलर देन g होगा? Yes, sir. यस सर। तो हमने क्या देखा, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है और इसके ऊपर जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती जाती है। हाइट बढ़ाते जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली क्या करो, इस सरफेस से नीचे आ जाओ डेप्थ डी पे और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करो। क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू g जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इनटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन आर ई होगा। जैसे इसको मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन किया ना, इसी तरह यहां पर भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन करने के बाद ये टर्म मिलता है। इज दिस ओके? Yes, sir. अब Yes, सिमिलरली sir. देखो
ये पूरे टर्म क्या होंगे, 1 से छोटा होंगे। Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जी डैश इज स्मॉलर देन जी होंगे। Yes, sir. Yes, sir. हमेशा याद रखना कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अगर सरफेस के नीचे डेप्थ में जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। या सरफेस के ऊपर जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट मैक्सिमम कहां पे होगा, ऑन द सरफेस, या सरफेस से ऊपर या सरफेस से नीचे, Sir, on the surface. ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस के कंपेयर में यहाँ पे वेट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर वेट क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मून के ऊपर क्या होता है, हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन मास हर जगह कांस्टेंट होगा। किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, जी sir.